मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र। तालियां उठाएं तो जी भर के उठाएं, मुझे भी बहुत तालियां सुनने का अभ्यास। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुकी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से। ये मैंने शशिकांत का असर कम किया। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी कविता है, सचमुच सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक ऐसी कविताएं सुना रहा हूँ मंच पर, गायब हुए पांडे जी, हेमंत पांडे जी ने भी नहीं सुनी, पद्मनी जी ने भी नहीं सुनी, आप लोग बिल्कुल नई कविता। मैं अपनी सबसे नई, देखिए तालियों वाली कविता है। हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ बनते हैं, उन बनाने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो एक नाम मेरा भी लिखा जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सबसे नई कविता आपको सुनाऊं, उसके बाद भी आप चाहेंगे तो मैं और सुना दूंगा। लेकिन एक मैं दुनिया से विद्रोह की कविता है मेरी, मैं कोई शीर्षक नहीं बता रहा, पहली 4 लाइन में शीर्षक आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर गंभीरता से नई कविता सुन लीजिए। बिटिया, ए बिटिया, पीटी उषा, बैठ जा बेटा। नहीं, अगले पीटी दौड़ रही है तो पीटी उषा ही बनेगी। चलो इनको बैठा लो, थोड़ी देर गंभीर होकर सुन लीजिए। अंतिम छंद में मुझे आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि गंभीर होकर सुन लीजिए। आदरणीय, माफ करना, मुझे आपका बैठा होना मुझे बहुत सुखद मुझे भी लग रहा है, जैसा विष्णु को लग रहा था। लेकिन मेरा एक विद्यार्थी अजमेर में कलेक्टर था, मैं अजमेर कवि सम्मेलन में गया तो वो रात भर हमारे साथ बैठा। मुझे ये गलतफहमी थी कि मेरी वजह से बैठा है, कि मुझे लेके घर जाएगा, लेकिन वो रात भर बैठा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा, तुम कलेक्टर हो यहाँ के, पूरे जिले की जिलाधीश हो, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम रात भर इस तरह आराम से कविता कैसे सुन सकते हो? बोले आज कुछ नहीं हो सकता, सब यही है। तो अगर उन्होंने भी सबको यही बुला रखा है, ये मैंने सुनिए, तो ऐसे ही इन हास्य रस के कवियों के साथ रहो तो बुरा असर पड़ता है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संत्रास नहीं तो क्या गाऊं। शीर्षक गा रहा हूं, शीर्षक पसंद करोगे तो कविता सुनाऊंगा, वरना मैं बहुत तालियों वाली कोई कविता शुरू कर दूंगा। मेरा मन है मैं एक नई कविता सुनाऊं, लेकिन ये शीर्षक आ जाएगा अगली पंक्ति में, ये तय करेगा कि आप इस कविता को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। एक तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि पढ़े लिखे, क्योंकि मैं तो हूं, बाकी की तरह तो हूं नहीं। शशिकांत यादव और कविता, क्या क्या अच्छे दिन आने का वादा था, ऐसे ही अच्छे दिन है कि यादव भी कवि हो गए। सुनिए, शीर्षक पर ध्यान चाहता हूँ। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संत्रास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संत्रास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खून सल्यूट करता हूं, आप सुनेंगे साहब। तालिबान
मैं अंतरराष्ट्रीय कविता सुना रहा हूँ, विद्रोह कर रहा हूँ, मैंने जीवन भर विद्रोह जिया है। क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं एक ऐसी कविता सुना रहा हूँ जिससे आने वाले समय में पूरी दुनिया को त्रस्त होना है। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां पूरे सदन का मन मांगती हैं, उठाना आकाश भर तालियां, यह एहसास आप तक पहुंचे तो। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। और चार पंक्तियां और गंभीर होकर सुनना, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाने निकला हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाने। मेरा विद्रोह देखना और दुस्साहस भी करता हूँ। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। मैंने जितना बड़ा विद्रोह किया है दुनिया के दादाओं के खिलाफ, वाह 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 वाह। मुझे हिम्मत कहाँ से मिली सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने, पूरी दुनिया से बात कर रहा हूं साहब, आपकी धरती से आप श्रेष्ठ श्रोता हैं। वाह वाह वाह। मैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी, आ जाइए, होना तो चाहिए आपको कम से कम, जब तक कब सम्मेलन हो तब तक तो हो। आ जाइए, बैठ, आके बैठ जाए, पीछे क्या उपद्रव क्या। पूरी दुनिया से विद्रोह है, पूरी दुनिया से। आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धुतकारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धुतकारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक। 8 लाइन पढ़ता हूं साहब, तालिबानियों का इतिहास पढ़ने में मुझे 3 महीने लगे। 3 महीने लिखने पढ़ने के बाद एक दृश्य देखने के कारण मैंने पूरी कविता लिखी, बताऊंगा उसको भी। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं, ये भारत के जान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे
बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की शैतानी शर्म पड़ी पानी पानी, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। जब हमारा प्रधान कहता है लाल किले से कि अगले 25 साल नारी के सम्मान के हैं, नारी के सम्मान के लिए समर्पित हैं, तब 600 साल पुराना पाषाण युग आया और महाशक्तियों के देखते हुए आया, उस पर दुख व्यक्त करता हूं। तालिबानों की बे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, आपसे कह रहा हूं जो पीछे की ओर देख रहे हैं, आप भैया बैठ जाओ यार, क्या परेशानी है? मेरे बारे में जानते नहीं हो आप, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए जानते नहीं हो। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। क्या इतिहास लौटा, पाषाण युग 600 साल पुराना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई शर्म नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर। नहीं पढ़ेंगी लड़कियां, नहीं करेंगी नौकरी लड़कियां। दुनिया में कहीं ऐसा सुनते देखा है आपने? औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। मेरे जीवन का सबसे दुखद दृश्य है ये। हर किसी के घर में, हर किसी के जीवन में व्यक्तिगत कष्ट आते हैं, घर में लोगों की मौत भी होती है, लेकिन शायद मैं इतना कभी किसी भी मौत पर रोया नहीं हूंगा जितना एक दृश्य को देख के रोया। अगर आपने वो दृश्य देखा हो उन दिनों तो मेरी बात पकड़ना, इस एक दृश्य ने मुझसे पूरी कविता लिखवाई है, पूरी कविता। 7 समंदर इनका दमन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। हर अफगानी हर चौराहा, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग। क्या बात है भाई साहब। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका। असली गुनहगार के बारे में बोल रहा हूं। सरकार नहीं बोल सकती, सरकार की कूटनीतिक प्रतिबद्धताएं होती होंगी, लेकिन दुनिया में कहीं भी कोई युद्ध है तो उसमें एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ कोई और है। दुनिया को गलत फहमी है कि रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, नहीं साहब, ये रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं। जब ताइवान का युद्ध होगा लोग समझेंगे कि ताइवान और चीन लड़ रहे हैं, नहीं, वहां भी अमेरिका और चीन ही लड़ेंगे। और आज मैं आपको बताता हूं, दुनिया को गलत फहमी है कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है। भारत से भी अमेरिका ही लड़ता है, अमेरिका ही लड़ता है, क्योंकि वो दादा इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोलते। उसकी असलियत मैं खोलता हूं, सुनना और मेरा साथ देना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। 20 साल पहले किस लिए आए थे? तालिबान को समाप्त करने के लिए। और 2 साल पहले दोहा में समझौता कर लिया। 2 साल पहले मेरे पास समझौते की कॉपी आ गई, तब मैंने कविता लिखी। क्या बात है डॉक्टर साहब। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, मैंने लिखने की हिम्मत करी है
आप मुझे साहस देना। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमरीका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और फिर 2 लाइन प्यार मांगती हैं, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका। क्या अमरीका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमरीका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगान। भाई बढ़िया। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, गया तो व्यापार है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, बहुत स्कूल्स बनाई, सड़कें बनाई, और अब चुपचाप लौट आए। लेकिन आज भी अगर अफगानिस्तान के लोग भूखे नहीं मर रहे तो भारत ने अनाज दिया है, इसलिए भूखे नहीं मर रहे। और जानते हो किन शर्तों पर दिया है? कि भारत के ट्रक पाकिस्तान की सीमा तक अनाज लेके जाएंगे और वहां से पाकिस्तान अपने ट्रकों में अफगानिस्तान पहुंचाएगा। उसमें से आधा पहुंचाता है, आधा चुराता है। भारत फिर भी इसलिए चुप है कि कम से कम पाकिस्तान का भूखा आदमी उससे रोटी खाता है, रोटी खाता है। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, क्या करें? मान्यता दुनिया ने किसी ने नहीं दी तो हम ही क्यों दें? भारत एक लाइन बहुत बहुत प्यार मांगती है, आगे फिर नहीं कहूंगा तालियों के लिए। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है। जैसे अंतिम छंद कविता का पढ़ता हूं साहब, और अब नहीं कहूंगा एक बार भी ताली बजाओ। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि खुद को आप ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाओ। अगर मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाल दिया तो मैं काय का हरिओम पवार, काय का हरिओम पवार। एक बयान दिया पिछले 15 अगस्त को उनके प्रेस प्रवक्ता ने काबुल में कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, total Afghanistan we have got back. Our next target is target of freedom in Jammu and Kashmir. Due to brotherhood we will support the freedom fight of our brothers in Jammu and Kashmir. ये बयान था उनके प्रवक्ता का। तो मैंने भारत की ओर से उनको उत्तर दिया है। उन्होंने बयान दिया हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी की लड़ाई है, और सबूत भी मिले उसके। पाकिस्तान जो अमेरिका ने हथियार छोड़े थे उनमें से कुछ हथियार ड्रोन से जम्मू कश्मीर की धरती पर गिराए गए। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। अब खुल के बैठना, और मेरा कोई आपसे अनुरोध नहीं है ताली बजाना, मंच वाले भी नहीं रोक सकते। देखो शशिकांत, अब देखना आपके चेहरे पर किस तरह से खिलावट आएगी। स्वागत भाई। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। आपने सचमुच बहुत अच्छा सुना। मैं फिर नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोल दूं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जिस मन से आपने कविताएं सुनी है, ये कोई बहुत महानगर नहीं है, महानगर तो पीछे रह गया। जिस मन से आपने प्रारंभ से तक, सभी मेरे छोटे भाई बहनों को सुन रहा है, मुझे भी सुन रहे हैं। मैं अगर एक बात बिना कहे चला जाऊंगा तो मेरा दिल दुखेगा। मैं 35 साल लाल किले में गया हूं कविता सुनाने के लिए, लेकिन जिस मन से आप लोगों ने, कानपुर देहात के लोगों ने, आदरणीय डीएम साहब की उपस्थिति में आप लोगों ने कविताएं सुनी है, जिस तरह आपने सुनी है, मैं दिल से कहता हूं कि मैं लाल किले के 35 साल के 35 कवि सम्मेलन, इस एक रामलीला के कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। अगर कविता को रात को 2 बजे के बाद अभी सुना जा सकता है तो शायद कविता के पास अभी कुछ बचा हुआ है, कुछ शेष है कविता के पास। ये भगवान राम का मंच का प्रभाव हो सकता है। मेरी अंतिम छंद सुन लीजिएगा, फिर अगला भविष्य तय कर लेंगे क्या करना है। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गर्म।
तालियों से काम नहीं चलेगा, मैं उछालूंगा। आपने कुर्सी नहीं छोड़ी तो मैं काय का हरिओम पवार। तालिबानी जीना अब्बा, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी जिन्ना तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और मैंने एक पंक्ति लिखने के लिए 3 दिन रात जगा। क्या बात है डॉक्टर साहब। पंक्ति दिमाग में आ गई थी, लेकिन सोचता रहा लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं। लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान देना। स्वागत डॉक्टर साहब। मुझे लगा अगर मैं नहीं लिखूंगा तो शायद ये बात कोई कह नहीं पाएगा, इसलिए मैंने कहने की हिम्मत की है। अच्छा लगे तो ही तालियां उठाना। मेरी बात अच्छी ना लगे तो तालियां मत उठाना। मैं कल से पढ़ना बंद कर दूंगा ये लाइन। मैं पूजा करता हूं उस आदमी की, मैंने उसके समर्थन में बहुत कविताएं लिखी हैं, लेकिन आज एक पंक्ति लिखने की मेरी मजबूरी मुझे लगी तो मैंने लिखी। सुनना, भारत ने हर सम और अच्छा लगे तो घनघोर तालियां उठाना। मुझे लगे मेरी सोच गलत नहीं है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उठना हर्षोल्लास में उठना सहज सी अभिव्यक्ति है। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों। और साहब ये मैं था जिसने 15 में कविता लिखी मोदी जी के आने के बाद कि मैं चारण हूं, चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हैं काम बताओ मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बताओ मोदी जी। ये मैंने लिखा। लेकिन आज एक लाइन बोलने को मन कर रहा। देखिए मैं साहित्य का आदमी नहीं। मुझे कई साहित्यिक मित्रों ने कहा कि ये एक लाइन लिखने से तुम्हारी साहित्य की इमेज खराब हो जाएगी। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे साहित्यकार की इमेज चाहिए ही नहीं। मैं इस देश के आम आदमी के दिल की धड़कन गाने वाला कवि बन के जीना चाहता हूँ और ऐसे ही मरना चाहता हूँ कि मैं आम आदमी का दिल गाता था। एक पंक्ति गा रहा हूँ, समर्थन करो तो ऐसे करना कि मैं घर तक जाऊं तो आपकी तालियां मेरा पीछा करें। क्या बात है। और आपको लगे कि मुझे नहीं लिखना चाहिए था ये, तो चुप रह जाना। मैं फिर आपकी जनता की मांग का समर्थन करूंगा।
रावल पे लेकिन समर्थन करो तो ऐसा करना। मुझे याद रहे कि मैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के किसी कार्यक्रम में गया था पहली बार। मैं इसलिए ज्यादा आपसे तालियां मांग रहा हूं क्योंकि जिस क्रम से उन्होंने बुलाया है उस क्रम से मेरा अगले जन्म में नंबर आएगा जी। रामलीला समिति, जिस रामलीला समिति ने बुलाया है, चलिए कोई बात नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो नहीं बुला पाते। आप पहली बार अच्छे दिन आए होंगे इधर, कोई नहीं, मन से सुनना साहब। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट, तूफान चाहता हूं या मौन समुद्र, या तो मौन रहे या ज्वार भाटा उठे। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है तो। अरे नहीं। देखिए मैं एक कविता और सुनाता हूं, एक कविता मेरे मन से और सुन लीजिए, और फिर एक कविता और छोटी सी 5 मिनट की शहीदों पर। वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है, उसको मैं सुना के जरूर जाऊंगा मेरे कहने से। स्वागत डॉक्टर साहब। उससे पहले मैं एक कविता, अभी हमने आजादी का अमृत काल मनाया। हेमंत पांडे, तेरी घोड़ी मिली कि नहीं? मिल भी जाएगी तब तुमको कहाँ बैठना है उसमें, इस उम्र में कौन बैठाता है। हमारी, मुझे मत छेड़ो शशिकांत, हैं? क्या हुआ? बता नहीं। एक आदमी भगवान के यहाँ गया, उसने उससे कहा कि भाई चल तू कोई भी वरदान मांग ले, मैं पूरा करूंगा। भगवान ने वचन दिया किसी शादीशुदा को, शशिकांत जैसे को, मन्नत मांगने गया शादीशुदा आदमी भगवान जी के दरबार में। भगवान ने कहा भी एक मन्नत पूरी कर दूंगा, कुछ भी मांग ले। उसने कहा मुझे कुंवारा कर दो। जानते हो भगवान ने क्या जवाब दिया? उल्लू के पट्टे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। देखो मेरे पास हंसी बहुत है, अपने पोस्टर मत उखड़वाओ तुम लोग, वरना मैं जाट की शादी सुना के तुम्हारे पोस्टर भी उखाड़ सकता हूँ। ताली तो इस बात पे बजाओ कि एक ही आदमी है जो जन्नत से आया। अच्छा, इसकी हंसी आपको ओरिजिनल लग रही है? ये ऐसे हंस रहा जैसे पीछे से किसी ने चक्कू लगा रखा हो। आजादी का अमृत काल मना अभी, और मुझे दुख इस बात का है कि इस देश में राजनीति ने हमारे शहीदों को सम्मान नहीं दिया। अभी संगरूर से एक नया चुनाव जीत के आए सरदार जी, सिमरनजीत सिंह मान, IPS अफसर हैं वो। उन्होंने संसद के सामने खड़े होकर कहा कि भगत सिंह आतंकवादी था। और मेरा दुख इस बात का भी है, आज सब आप भाजपा के लोग हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह के जाऊंगा तो लगेगा कि मैं भाजपा से डरता हूं। मैं नहीं डरता किसी से भी। आदरणीय मायावती जब सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, और मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने बाद ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया। आप सब जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद के नाम के विद्यालय का पत्थर उखाड़ा, और एक पत्रकार ने, हर्ष जैसा पत्रकार हिम्मत करके कह उठा उनसे कि मां क्या कर रही हैं आप आदरणीय, ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर विद्यालय है। तो उन्होंने गुस्से में घूम के कहा कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। चंद्रशेखर आजाद को सरेआम आतंकवादी कहा गया, और ये देश चुप रहा। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में पूरे पेज का लेख लिखा, मैं पढ़ के रोया। लेकिन मैंने सोचा ये तो भाजपा के समर्थन से है, ये लोग तो बहुत देशभक्त हैं, या तो वो माफी मांगेंगे वरना सरकार जाएगी। मैंने 10 दिन इंतजार किया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बोला ही नहीं।
उन दिनों आडवाणी जी और वाजपेयी जी में मुझे सुनते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं दोनों के पास रोने गया कि आपकी समर्थन का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहता है और आप कोई एक्शन नहीं लेते। मैं आडवाणी जी से कुछ नहीं बुलवा पाया। वाजपेयी साहब को ज्यादा कुरेदा तो उन्होंने कहा तू चाहता है कि हम इस बात पर सरकार गिरा दें? तो मैं उनके आगे तो नहीं बोल पाया। मैं बाहर निकलता निकलता ये कहता हुआ बाहर निकल गया कि नहीं, सरकार मत गिराओ, खुद गिर जाओ। मैं दोनों से कह के आया कि आपकी चुप रहना मजबूरी हो सकती है, मेरी नहीं है। मैं एक कविता लेके तभी आदरणीय के सामने खड़ा हो गया था। मैं यहां पहली बार आया हूं, मैं उस कविता को पढ़ना चाहता हूं। आप मुझे ताली बजाकर सब आज्ञा दें। देखिए, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों के दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। एक 20 मिनट की कहानी है इस कविता के पीछे। 20 मिनट की कहानी ने मुझसे इतनी हिम्मत दी कि मैंने एक कविता लिखी। कहानी यह है कि एक पालतू तोता था किसी के पिंजरे में। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैंने सुबह तक का खाना रख दिया है, शाम तक का, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तू खाना खा लेना, पिंजरे में रखा हुआ है। तो पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मैं उस गांव में जा रहा हूं, मेरे गुरुजी को मेरी राम राम बोल देना। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं हूं। उसने कहा, तो मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुमको राम राम बोला है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा, मेरे गुरुजी मिले? बोले, काय के तेरे गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। आप समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसे आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए, उसे मरना आना चाहिए। इस हौसले से मैंने कविता लिखी है, सुन लीजिए। और उसके बाद मैं अनुरोध करता हूं, मुझे 5 मिनट दीजिएगा। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता शहीदों पर मैंने एक लिखी है। मैं जहां पढ़ाता था वहां एक मेरा विद्यार्थी कैप्टन मनोज तलवार, उसका पार्थिव शरीर आया था। तब मैंने उसकी शव यात्रा बहुत पीछे से भीड़ में खड़े होकर तब एक कविता लिखी थी। उससे समापन करूंगा, उससे पहले ये कविता सुन लीजिए। देखिए, जोश कम मत कीजिए। मैं जानता हूं इस समय कविता सुनने का समय नहीं है। ये कवि सम्मेलन हमने 11 बजे शुरू किया। अगर 9 बजे शुरू कर लेते तो बहुत समय हमें इस कवि सम्मेलन को सुनने का मिलता। भविष्य में आदरणीय डीएम एक ये आदेश निकाल सकती है कि कोई भी कल्चरल कार्यक्रम हो तो वो 2 बजे तक ही हो और शुरू होने में देरी ना हो, 9 बजे शुरू हो जाए। ये तो ये कि यहाँ लाउड स्पीकर अलाउड है। मोदी 10 बजे के बाद भाषण नहीं दे पाए थे, मालूम है आपको? पूरे देश में कानून है, वो कहीं कोई पालन ना करे तो हम क्या करें। 1996 में जिस इंटरेस्ट लिटिगेशन रिट में जिसमें ये लाउड स्पीकर्स पर बैन लगा था, उसका पिटिशनर मैं भी था। और मैं साउंड पॉल्यूशन पढ़ाता था उन दिनों, तो मैं चाहता था कि साउंड पॉल्यूशन ना हो, देश में लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए रात को 10 बजे के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जब नियम पास किया था तो उसमें मैं आवेदकों में था और इस नियम का सबसे ज्यादा मैंने तोड़ा इसको, क्योंकि मेरा नंबर सबसे बाद में आता है। 7 बजे शुरू करो तो भी 10 बजे तक नहीं आता, तो मैं ही तोड़ता फिरता हूं इन नियमों को, मुझसे ही तोड़वाते हैं। सुनिए, मन से कविता सुनिएगा। आप सब सुनेंगे ना? सब? अब कोई उठेगा तो नहीं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर मन से आप। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में। मन तो तब आजादी के 50 साल पूरे हुए थे जब आदरणीय मुख्यमंत्री बनी थी। 20 साल पुरानी बात, उससे पुरानी।
मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, धाप जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए साहब, तालियां कमजोर मत कीजिए, वरना मेरे पास ऐसी कविताएं हैं कि तालियां ही तालियां बजे हैं। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। लेकिन मैं नहीं सुनाना चाहता वो कविताएं जो केवल तालियों के लिए हैं। ये एक अच्छी कविता है, इसको सुन लीजिएगा। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। पीड़ा देखना, मेरे आंसू देखना, मेरे आंसू का साथ देना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आपके दिल में तीर सा चुभे तो तालियां उठाना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे, सौंदर्य ये है, क्या बात है वैसे, जब गाली दी जा रही होगी, स्वर्ग में शहीदों की आत्मा भी सुन रही होगी, उन पर क्या गुजरी होगी। हर्ष जी, केवल ये मेरा इस कविता का सौंदर्य बोध है, इसके लिए मैं इस कविता को सुनाना चाहता हूं। कैसे दिन देखने पड़े देश को, सुनना। कोई खून नहीं खोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भूमि पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले। बहुत गुस्सा था साहब, और मैं एक ऐसे गुस्से वाले कुल में पैदा हुआ हूं। मैंने जो गुस्सा पराकाष्ठा दिखा सकता था मैंने दिखाया है। मैं जनता की मोहर चाहता हूं कि कोई कवि जो केवल देश गाता हो, क्या आप उसको इतना गुस्सा दिखाने का हक देंगे? मोहर लगाओ तो ऐसी लगाना कि वो जीवन भर मुझे याद रहे। क्या हुआ? भाई नहीं, मैं बैठा हूं ना। चुपके चुपके रोया होगा। आप तो बोर नहीं हो रहे ना, सब ये हो रहे हैं क्योंकि सब पढ़ चुके ना। चुपके चुपके, एक बार ताली बजा के बताइए कि आप सब मन से तो मेरे गुस्से को स्वीकारना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झोले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क
गए होंगे, वही स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी इंद्रियां भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत। आधी मिनट में बताता हूं शेखर क्या था। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसकी पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को, आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल। एक छंद मैंने उसी समय लिखा, आज नहीं लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी आ रहे नहीं भी आ रहे तो आप तो भाजपा के तो और भी लोग होंगे ना यहाँ। मेरी ईमानदारी अगर लगे आपको तो समर्थन करना। मैं इस बात से नहीं डरता कि भाजपा के सारे लोग बैठे तो मुझे ताली नहीं बजाएंगे, मत बजाओ, लेकिन मुझे उस वक्त लिखना ठीक लगा था, मैंने लिखा। जो भारत माता की जय के ना, ईमानदारी देखना चाहता हूं, मैं अपनी दिखा रहा हूं, तुम अपनी दिखाना। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो। और इतना समर्थन कर रहे हो तो 2 लाइन और समर्थन मांगती हैं, और मांगती हैं जी भर के। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो, जो सीने पर गोली खान, अंतिम छंद, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूं, मैं 5 मिनट और दोगे साहब, 5 मिनट और दोगे? एक भी व्यक्ति नहीं उठेगा। जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो मेरी पूजा की कविता है। आज तक मैं जो सुनाता हूं, जो भी आपने मुझे सुना होगा यूट्यूब पे या किसी सम्मेलन से, कहीं से भी, वो मेरे आंसू की आग है। इस देश ने मेरे आंसू की आग देखी है। एक कविता में मैं अपनी आग के आंसू दिखाना चाहता हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आग के आंसू। ये अमृत महोत्सव को समर्पित कविता है, देश के शहीदों को समर्पित कविता है। ये भगवान राम का मंच है। मैं भगवान राम के मंच पर कहने का दुस्साहस कर रहा हूं। भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे। कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं वो फौजी हैं, जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं।
मेरे लिए वो रक्षक देवता हैं। मैं उनके सम्मान में केवल एक 5 मिनट की कविता है। स्वागत डॉक्टर साहब। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार हमारी आदरणीय पद्मनी जी हैं, शशिकांत भी गीत लिखते हैं और विष्णु तो हमारा इतना लाडला प्यारा है, वो श्रेष्ठ गीतकार ही है, देश के गीत का गौरव भी है, गौरव का गीत है वो। मेरी छोटी सी कविता है और इसको सुन लीजिए। पीछे एक कूलर चल रहा है, अगर इसकी आवाज भी रोक दी जाए, क्योंकि सबको तो उसकी हवा मिल नहीं रही, जिस कूलर की आवाज आ रही है बस। भैया जो जा रहे हैं उनसे निवेदन है 5 मिनट और बैठ जाओ। ये नहीं जा रहे तो बंद कराने जा रहे, उपाध्यक्ष है तो इन्हीं की होटल में तो है अपन। हमारी जिलाधिकारी महोदया, मैं आप सचमुच आपके इस सद्भाव का और हिंदी कविता और अपने शहर की जनता की कविता के इस प्रेम के प्रति आपके निष्ठा और समर्पण के लिए मैं सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा वश चले तो मैं आज ही आपका ट्रांसफर करा के मेरठ ले जाऊं। हमारे नहीं, हम अपने जिलाधीश साहब को कहीं सुनते ही नहीं है, आते हैं थोड़ी देर बैठेंगे और नहीं सुनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ आईजी साहब एक ऐसे हैं जो कवि हैं, इन दिनों उनकी कविताएं सुनने का मौका मिलता है। और जिस कार्यक्रम में वो आ जाते हैं, पीछे पुलिस रहती है, कोई जा भी नहीं सकता, फिर कोई जा भी नहीं सकता। 5 मिनट और बस, बहुत सब कुछ अच्छा, सबने अच्छा पढ़ा। जो हुआ वो रामलीला के मंच, जो अच्छा, जितना भी अच्छा हुआ है वो रामलीला का है, यहाँ की जनता का है, रामलीला कमेटी का है, सूर्यकांत जी का है, आप सबका है, और विशेष रूप के आपकी कविता प्रेमी जिलाधीश महोदया का है। कोई कहीं कमी रह गई हो, कोई कहीं किसी का मन दुखा हो किसी कविता से, किसी बात से, तो मैं क्योंकि कवियों में बड़ा हूँ उम्र में, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। अंतिम कविता सुन लीजिए। स्वागत डॉक्टर साहब। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं केशव का 5 जन्म, मैंने गीत नहीं लिखे कभी। इस कविता में कहीं छोटा सा गीत बोलता है, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमा जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना, एक पल का एहसास। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी याद। मैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ, आदरणीय डीएम महोदया, समर्पित करता हूँ आपको। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं भावुकता में नहीं बोल रहा, मैं आज तक अपने को एक लाइन का कवि मानता हूँ। मुझे जी भर के तालियां सुनाना, अगर मैंने ऐसी एक लाइन और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूं। मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति सुनाता हूं आपको, सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में,
शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, एक घटना घटी राजस्थान में, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहां का एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह। उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान में गया हूं, इसलिए मैं कहने का हिम्मत कर रहा हूं। पूरी दुनिया में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। वो पहली घटना थी जब औरत ने अर्थी को कंधा दिया। जब सेना पार्थिव शरीर लेके आई तो गायत्री देवी ने अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद बहुत घटनाएं घटी, लेकिन ये पहली घटना थी। मैंने एक लाइन लिखी है इस घटना पर, देखना चाहता हूं कैसे प्यार से इस लाइन को सुनते हो। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, 6 लाइन पढ़ता हूँ केवल सैनिक के शौर्य पर, और इसलिए पढ़ता हूँ, चर्चाएं चल रही हैं कि फौजियों की पेंशन बंद होगी। किसका मंच है मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान राम के मंच पर कह के जा रहा हूं, अगर फौजियों की पेंशन बंद होगी तो हम इस देश में सांसदों और विधायकों को पेंशन मिलने नहीं देंगे। ये बात समझ लीजिएगा, मिलने नहीं देंगे। और मैं लखनऊ के करीब हूं, इसलिए आपके योगी ने एक कानून बनाया। मैं कानून भर मेरी जिंदगी गुजरी है, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा भरपाई तो उसी से होगी, भरपाई। इस कानून को दिल्ली लेके जाओ, महीनों संसद नहीं चलती, वो भी इस देश का पैसा है, वो देश का नुकसान है। जिन दिनों संसद नहीं चली उस दिन का सारा खर्चा सांसदों के वेतन से बहाया जाना चाहिए। उनके बाप का पैसा नहीं है, वो देश की जनता के पैसे से संसद चलती है। क्या बात है। सांसदों को प्रिवी पर्स मिलते हैं, उनके प्रिवी पर्स रोक करके वो खर्चे निकाले जाएं जो संसद के ठप कर देने से नुकसान होता है संसद का। मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बढ़ा कर जाते हैं। आवेश में आ गया ना तो मैं भूल गया। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना तो करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में। क्या बात है डॉक्टर साहब। मेरा एक दोस्त है अशोक चारण, उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके नाम से बोल रहा हूं। हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का अमीर से अमीर आदमी, टाटा, बिड़ला, अडानी, या वो जो विदेशी हैं हमारे सब, फ्रैंकफर्ट वाले, अमेजन वाले, सब वाले, वो किसी को ये कह के देखें कि मैं तुम्हें कोई 1 करोड़ की नौकरी दूंगा, 10 करोड़ की नौकरी दूंगा, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। दुनिया के अमीर से अमीर आदमी को किसी भी कीमत पर वो नौकरी करने वाला आदमी नहीं मिलेगा जो इस बात पर नौकरी करने को तैयार हो जाए कि मैं तुम्हारे लिए मरना पड़ेगा मेरे लिए। लेकिन फौज में जब भर्ती होने वाला गरीब किसान का बेटा जानता है कि उसको देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी वो छोटी नौकरी पर फौज में जाकर के भर्ती होता है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं और एक आखिरी पंक्ति पर मुझे विदा करना। वो एक ऐसी पंक्ति, मेरे घर में नेता बहुत है, तो मैं सीधे सीधे बोलूं तो पिटू। तो मैंने एक लाइन ऐसी लिखी कि मैं उनके खिलाफ बहुत सख्त लाइन बोलना चाहता था, और ऐसे बोलना चाहता कि उनकी समझ में ना आए, और उनकी समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं।
अपने घर में नेता हूं तो बहुत बच के डर के लिखना पड़ता है। अंतिम पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं, वहीं से विदा भी मांगता हूं। आपके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा, सम्मान, आदर, विश्वास। इतने अच्छे लोग अगर देश में कविता सुनने वाले हैं तो हिंदी कविता का भविष्य को कोई खतरा नहीं है। कोई ना डराए, हमें किसी को डराने की डरने की जरूरत नहीं है। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी और अंतिम लाइन है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।